हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं डॉक्टर नवीन और आज हम पढ़ेंगे इंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एफएमजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं या कोई भी लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है इंडोमेट्रियोसिस। तो सर ये क्या है इंडोमेट्रियोसिस? तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। हमने एडिनोमायोसिस पढ़ा है इससे पहले और आज हम पढ़ रहे हैं इंडोमेट्रियोसिस, और दोनों में कुछ थोड़ा सा सिमिलर है। थोड़ा सा सिमिलर क्या है कि एडिनोमायोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू होता है वो मायोमेट्रियम पे इम्प्लांट हो जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिनोमायोसिस बोलते हैं। और आज हम इंडोमेट्रियोसिस पढ़ रहे हैं, तो ये इंडोमेट्रियोसिस में हम क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या होता है ये इंडोमेट्रियोसिस। अगर सेम एंडोमेट्रियम का टिश्यू अगर मायोमेट्रियम पे इंप्लांट ना होकर किसी और ऑर्गन पे इंप्लांट हो रहा है, जैसे कि ओवेरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गई है ना, पेरिटोनियल कैविटी हो गया, कॉल्टी सैक हो गया, कहीं अदर किसी अदर ऑर्गन पे अगर इंप्लांट हो रहा है एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियोसिस। गाइस वेरी सिंपल, एंडोमेट्रियम टिश्यू मायोमेट्रियम पे अगर इंप्लांट हो रहा है एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियम टिश्यू किसी और ऑर्गन पे जाकर इंप्लांट हो रहा है तो इंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम इसका डेफिनेशन भी थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। सो इंडोमेट्रियोसिस इज अ condition where endometrial tissue of endometrium grows or implants any other organ or outside of uterus। ठीक है, आउटसाइड ऑफ यूट्रस, सिंपल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होता है। सर मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है एंडोमेट्रियोसिस का ये होता है ओवेरी। ठीक है, ओवेरी इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर इंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, फिर फेलोपियन ट्यूब, आफ्टर दैट पेरिटोनियम, ठीक है, फिर रेट्रोवेजाइनल सेप्टम, and uterosacral ligament, ठीक है, और कॉल्टी सैक, ठीक है। कॉल्टी सैक इज सेकेंड मोस्ट कॉमन, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन क्या है सर? मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है वो है ओवेरी, और सेकेंड मोस्ट कॉमन क्या है? ये है कॉल्टी सैक। ठीक है, सो इस लोकेशन पे जो भी अभी हमने डिस्कस किया, इस लोकेशन पे जनरली हमको एंडोमेट्रियल टिश्यू का इम्प्लांट्स देखने को मिलता है। बट कुछ और लोकेशंस भी हैं जहां पर क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस का इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो क्या क्या है कुछ अदर्स ऑर्गन? सो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें ना, तो एनी ऑर्गन, सिंपल में एनी ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड, एक्सेप्ट स्प्लीन। ठीक है सर, एक्सेप्ट स्प्लीन पे इंप्लांट नहीं होता है क्या? जी नहीं, स्प्लीन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस है ना, ये सबको देखते हुए स्प्लीन पे एंडोमेट्रियल टिश्यू का इंप्लांट नहीं होता। बाकी किसी भी ऑर्गन पे हो सकता है, किसी भी ऑर्गन पे। जैसे क्या क्या ऑर्गन हो सकता है सर? तो जैसे कि एब्डोमिनल वॉल पे हो सकता है ना,
एब्डोमिनल वॉल पे हो सकता है। आफ्टर दैट आइज में हो सकती हैं, ब्रेन में हो सकता है, नोज में हो सकती हैं, लंग्स में हो सकता है। ठीक है, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जहां पे क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू का इम्प्लांट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर। सर रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सो रिस्क फैक्टर में पहले आपको याद रखना है कि ये एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में होता है ये इंडोमेट्रियोसिस? सो 25 to 40 ईयर्स है ना, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एज ग्रुप दैट इज बिटवीन 25 to 40 ईयर्स जनरली। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है कि इसमें भी एंडोमेट्रियोसिस में जो रिस्क फैक्टर है वो किस हार्मोन की डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है? तो ये एस्ट्रोजन की वजह से हो सकता है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, हाई एस्ट्रोजन, जो भी फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो वहां पे क्या होगा, इंडोमेट्रियोसिस का रिस्क होगा। ठीक है, आफ्टर दैट नल्लीपैरिटी, नल्लीपैरिटी। ठीक है, जिस कोई भी फीमेल को अगर बेबी नहीं है, ठीक है, अभी तक वो कंसीव नहीं करी है 25 to 40 ईयर्स के बीच में, तो भी ये क्या हो सकता है, वहां पे रिस्क हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस का। फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में एक जीन होता है जो है के रास जीन। ठीक है, के रास जीन की म्यूटेशन की वजह से हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस, और आपको ये जीन का नाम याद रखना है। कौन सा जीन होगा सर? तो के रास जीन होगा। ठीक है, फिर अगर पेशेंट ओबीज है ना, ओबिसिटी के वजह से इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ओबिसिटी होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल ही इंक्रीज होगा, वहां पे इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा, फिर एस्ट्रोजन का लेवल ही इंक्रीज होगा, है ना। तो ये हो गया। फिर फीमेल जो अर्ली मिनार्की, अर्ली मिनार्की और लेट मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज अगर किसी भी फीमेल को हो रही है तो इस फीमेल में भी रिस्क होगा इंडोमेट्रियोसिस का। क्यों? अर्ली मिनार्की, लेट मेनोपॉज होगा तो क्या होगा, वो लंबा समय तक, लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, एस्ट्रोजन की एक्सपोजर होगा उनके बॉडी में, है ना। तो इसलिए अर्ली मिनार्की और लेट मेनोपॉज भी एक क्या है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रोटेक्टिंग फैक्टर। सो प्रोटेक्टिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है? सो प्रोटेक्टिंग फैक्टर में ऑब्वियसली स्मोकिंग होगा। स्मोकिंग क्यों होगा सर? क्योंकि यहां पर होता है एरोमेटेज इनहिबिटर, है ना, एरोमेटेज इनहिबिटर होता है, जिसकी वजह से एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक प्रोटेक्टिंग फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अगर फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह अगर कर रही हैं, फिजिकल एक्टिविटीज अगर कर रही है, जैसे कि एक योगा हो गया, है ना, या कोई भी एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज हो गई, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये भी प्रोटेक्टिंग फैक्टर हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस के लिए। या फीमेल जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, सो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है? जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर एंडोमेट्रियोसिस के लिए ये प्रोटेक्टिंग फैक्टर का रोल प्ले कर सकता है। तो सर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे ये प्रोटेक्टिंग फैक्टर होगा? सो इट विल डिक्रीज द रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। सो it will decrease the regulation of estrogen receptor। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से क्या हो सकता है, सीओसीपी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये प्रोटेक्टिंग फैक्टर हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस के लिए। ठीक है,
अब आपको क्या याद रखना है कि इंडोमेट्रियोसिस के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज हैं, और ये थ्योरीज क्यों आपको याद रखना है, क्योंकि इंडोमेट्रियोसिस के बारे में ना डिफरेंट साइंटिस्ट ने या डिफरेंट रिसर्चर ने कुछ डिफरेंट डिफरेंट बातें कही हैं। इसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि क्या क्या है इंडोमेट्रियोसिस का थ्योरी। सो मोस्ट कॉमन जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है ये है सैमसन थ्योरी, वो है सैमसन थ्योरीज। ठीक है। आफ्टर दैट नंबर 2 में है बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी, बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी। और नंबर 3 में जो है यह है मेटाप्लास्टिक थ्योरी, मेटाप्लास्टिक थ्योरी। ठीक है, ये कुछ थ्योरीज हैं जो आपको समझना होगा। और इस तीनों में मोस्ट कॉमन क्या है सर? सो सैमसन थ्योरी, सैमसन थ्योरी इज मोस्ट कॉमन एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, है ना, मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, है ना। सैमसन थ्योरी क्या है? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। सो ये सैमसन थ्योरी हमने पढ़ा, और ये सैमसन थ्योरी क्या है हम थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं, और सैमसन थ्योरी ने क्या कहा है इंडोमेट्रियोसिस के बारे में ये भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सैमसन थ्योरी जैसे कि हमने पढ़ा कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ना, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी है। और क्या कहा है सैमसन थ्योरी ने? सैमसन ने क्या बोला है कि इंडोमेट्रियोसिस जो है ये कैसे होता है, कैसे इंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्राइन कैविटी से यानी कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर से निकल के किसी और ऑर्गन पे जाकर इंप्लांट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है ये, हाउ इज इट पॉसिबल? सो वो सैमसन ने बोला है, सैमसन थ्योरी ने बोला है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से ये इंडोमेट्रियोसिस होता है। सो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? यानी कि ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू होना चाहिए, बट वेजाइना के थ्रू तो हो ही रहा है, बट कुछ ब्लीडिंग जो है वो क्या हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब के थ्रू बाहर निकल रहा है। जैसे कि आप इस इमेज में देखिए कि यहां से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, यहां से ब्लीडिंग हो रही है, बट ब्लीडिंग क्या हो रहा है कि कुछ ब्लीडिंग जो है ना, और इस ब्लीडिंग के साथ साथ यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ साथ जो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू क्या हो रहा है, ये ब्लड जो है ये बाहर निकल रहा है। और जब फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ब्लड अगर बाहर निकल रही है ना, तो क्या होगा, वो उस ब्लड में जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है तो वो कभी यूट्रस पे, कभी ओवेरी पे जाकर इंप्लांट हो जाता है, या कभी पेरिटोनियल कैविटी में जाकर इंप्लांट हो जाती है, या कभी किसी और ऑर्गन पर जाकर इंप्लांट हो जाती है ना। तो ये बोला है किसने? सैमसन थ्योरीज ने। सो थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन हैपनिंग backwards retrogradely into pelvic cavity, है ना। and due to this reason endometrium getting access into the pelvic cavity, and others organs। ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं इसको। सैमसन थ्योरीज क्या है सर? ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी है ना। और सैमसन थ्योरीज ने क्या कहा है? सैमसन थ्योरी ने बोला है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से इंडोमेट्रियोसिस होता है। सो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? सो बैकवर्ड रेट्रोग्रेडली मेंस्ट्रुएशन हैपनिंग बैकवर्ड्स रेट्रोग्रेडली, है ना। जिसके वजह से क्या है? जिसके वजह से एंडोमेट्रियम इज गेटिंग एक्सेस इनटू द पेल्विक कैविटी एंड अदर्स ऑर्गन, है ना। ठीक है,
तो ये हो गया सैमसन थ्योरी। बट सैमसन थ्योरीज ने कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कोई भी डिस्टेंट ऑर्गन पे जो इंडोमेट्रियोसिस होता है, जैसे ब्रेन पे हो गया, लंग्स पे हो गया, किसी भी ऑर्गन्स पे, किसी भी डिस्टेंट ऑर्गन्स पे अगर इंडोमेट्रियोसिस हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, सो सैमसन थ्योरीज फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट डिस्टेंट ऑर्गन्स, डिस्टेंट ऑर्गन्स लाइक लंग्स, है ना। और ये एक और चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि अगर ऐसा है तो प्री मिनार्कल फीमेल में कैसे हो रहा है इंडोमेट्रियोसिस, है ना। प्रीमिनार्कल फीमेल में इंडोमेट्रियोसिस कैसे हो रहा है, क्योंकि सैमसन थ्योरीज क्या कहती है कि ये रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के थ्रू हो रहा है, तो जो प्रीमिनार्कल फीमेल है उसमें कैसे होगा। और लॉन्ग्स का जो डिस्टेंस है, अगर आप बॉडी की एनाटॉमी देखिए तो यूट्रस से लेकर लॉन्ग्स तक का तो कोई तो ऐसा कनेक्शन तो है नहीं, है ना, जिसके वजह से रेट्रोग्रेडली मेंस्ट्रुएशन होगा और लंग्स में इंडोमेट्रियल टिश्यू इंप्लांट हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो कैसे हो रहा है, तो ये दो चीज एक्सप्लेन करने में सैमसन थ्योरीज क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो क्या चीज आपको जानना है, पहले तो ये 80 to 90% फीमेल को, पहले तो ये कि 80 to 90% फीमेल को क्या होता है, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होता है 80 to 90% फीमेल को। और क्या लगता है आपको, ये सब 80 to 90% फीमेल को इंडोमेट्रियोसिस है? जी नहीं। तो क्या चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही है, क्या चीजें हैं जो कॉज कर रही है इंडोमेट्रियोसिस को। तो पहले तो ये कि कोई भी फीमेल जिसका इम्यूनिटी लो है, यानी कि लो इम्यून सिस्टम, है ना। और दूसरा, फीमेल जिसकी बॉडी में एस्ट्रोजन की लेवल हाई है, एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज है ना। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर किसी भी फीमेल को लो इम्यून सिस्टम है, यानी कि इम्यूनिटी लो है, और उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, और साथ ही साथ उसको अगर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो क्या होगा, वहां पर इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ठीक है, क्लियर। नाउ सेकेंड थ्योरी जो हमारे पास है, ये क्या है, ये है बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी। सो बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी को किसने प्रपोज किया है, तो ये प्रपोज किया है हेल्बन ने, है ना, हेल्बन ने। और ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। सो बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरीज प्रपोज्ड बाय हेल्बन। एंड बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरीज क्या कहती हैं, बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी कहती है कि जो ये, हम जनरली मेटास्टेसिस का मतलब हम कैंसर समझते हैं, अगर कैंसर सेल है तो ये मेटास्टेसिस होगा, नहीं, बट नो, कभी कभार क्या होता है कि कोई भी मास या कोई भी टिश्यू, है ना, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे चला गया, तो उसको हम एक्चुअली मेटास्टेसिस बोलते हैं। बट ये बिनाइन भी हो सकता है, और सेम चीज कह रही है बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी, है ना। ये क्या बोल रही है कि इट इज बिनाइन कंडीशन, इट इज बिनाइन कंडीशन, but metastasis happening, मेटास्टेसिस हैपनिंग। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो मेटास्टेसिस है ये क्या है, बिनाइन कंडीशन है, बट मेटास्टेसिस हो रहा है। तो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरीज कहती है कि इंडोमेट्रियल टिश्यू जो है ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स की कांटेक्ट में आती हैं, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे ट्रांसफर होती है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और फिर वहां पर जाकर इंप्लांट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कहती हैं कि एंडोमेट्रियम गेटिंग get access of blood vessels and by blood vessels or lymphatic
lymphatic root endometrium is going to implant on other organs. ठीक है, ठीक है. सो बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरीज क्या कहते हैं कि सर ये बिनाइन कंडीशन है बट मेटास्टेसिस हो रहा है. तो मेटास्टेसिस कैसे हो रहा है? तो एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है वो क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे ट्रांसफर हो रही है, यानी कि ट्रैवल कर रही है, और वहां पर जाकर क्या हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है. ये बोलती है कौन? बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी. और बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी को किसने प्रपोज किया है भाई? तो ये क्या है, हेल्बन ने. ठीक है, ठीक है. चलिए अब थर्ड जो थ्योरीज है एंडोमेट्रियम का, थर्ड थ्योरी है, ये है मेटाप्लास्टिक थ्योरी. और मेटाप्लास्टिक थ्योरी को किसने प्रपोज किया है? तो ये मेयर ने प्रपोज किया है 1903 में. और साथ ही साथ आपको इसमें क्या याद रखना है, मेटाप्लास्टिक से आप लोग पैथोलॉजी में कुछ पढ़े होंगे कि कन्वर्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल, दैट इज मेटाप्लासिया, है ना. सेम चीज यहां पर हो रहा है. ये मेटाप्लास्टिक थ्योरीज क्या बोलती हैं कि ये एक्चुअली में कोई एंडोमेट्रियल टिश्यू ट्रैवल करके आती नहीं है लंग्स पे या ब्रेन पे या किसी और ऑर्गन में. यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी टिश्यू है, जैसे लंग्स की हम बात करें तो लंग्स में जो भी टिश्यू है वो टिश्यू क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहा है. ठीक है, किसी भी रीजन से लंग्स में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो किसी भी रीजन से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और वो चेंज होकर जो बन रहा है ना, वो हमको लग रहा है कि ये एंडोमेट्रियल टिश्यू है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली एंडोमेट्रियल टिश्यू. ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं मेटाप्लास्टिक थ्योरीज, है ना. सो हमने पढ़ा है कि मेटाप्लासिस मीन्स changing of one type of cell into another type of cells. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. सो अब क्या कह रही है कि इट means cells present in lungs due to any reason, or it will be better due to some reason, it is changing into endometrial type of cell. ठीक है, तो ये कहती है मेटाप्लास्टिक थ्योरीज. ठीक है, एक बार और हम रिवीजन कर लें थ्योरीज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस का. तो पहले क्या है, सैमसन थ्योरी. और सैमसन थ्योरी क्या कहती है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है ये कहाँ जा रही है, किसी और ऑर्गन पर जा रही है. ठीक है, और ये कोई एक्सेप्टेबल भी है. ठीक है, क्योंकि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ऑब्वियसली जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होगा वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, उसके बाद लंग्स पे जाएगा, उसके बाद ओवेरी पे जाएगा. तो ये हो सकता है. ठीक है, आफ्टर दैट बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरीज क्या बोलते हैं कि ये एक्चुअली बिनाइन कंडीशन है बट मेटास्टेसिस हो रहा है. तो कैसे हो रहा है मेटास्टेसिस? तो बाय ब्लड वेसल्स हो रहा है. ठीक है, उसके बाद है मेटाप्लास्टिक थ्योरीज क्या बोल रही है कि एक्चुअली में कोई भी सेल जो है ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रैवल नहीं हो रहा है. जो सेल जिस ऑर्गन पे है वही किसी भी रीजन की वजह से चेंज होकर ये क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल टाइप ऑफ सेल में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि ये एंडोमेट्रियल टिश्यू लंग्स पे आ गए है या किसी भी ऑर्गन पर आ गई है. ठीक है, ये हमको लग रहा है, बट एक्चुअली में ये कोई भी ट्रैवलिंग नहीं करती है एंडोमेट्रियल टिश्यू. ठीक है, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. जो अभी हमने पढ़ा है और कुछ चीजें इसमें हम ऐड भी करेंगे. तो मोस्ट कॉमन साइट हमने क्या पढ़ा है, मोस्ट कॉमन साइट
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंडोमेट्रियोसिस ओवरी, हमने पढ़ा है ये, है ना। उसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, सो आफ्टर ओवरी सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट जो है ये क्या है, ये है कॉल्डिसैक, ठीक है। लीस्ट कॉमन साइट क्या होता है, लीस्ट कॉमन साइट, सो लीस्ट कॉमन साइट ऑफ इंडोमेट्रियोसिस इज ब्रेन, एंड मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा pelvic site for endometriosis, एक्स्ट्रा पेल्विक साइट क्या है, तो सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन, ठीक है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पेल्विक साइट क्या है, तो सिग्मोइड कोलन है, ठीक है। आफ्टर दैट एक और साइट है हमारे पास, वो है सर्जिकल स्कार साइट, सर्जिकल स्कार साइट। क्या होता है सर ये सर्जिकल स्कार साइट, तो सर्जिकल स्कार साइट का मतलब होता है, सर्जिकल स्कार साइट का मतलब होता है कि कोई भी सर्जरी हुआ है, ठीक है, और सर्जरी हुआ और सर्जिकल साइट पे जाकर अगर एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है वो अगर इम्प्लांट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्जिकल साइट एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। सो आफ्टर सर्जरी द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू, द ग्रोथ ऑफ endometrial tissue on the scar of surgery, on the scar of surgery is called surgical scar, surgical scar endometriosis, endometriosis, ठीक है, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे सर इसको, इसको हम बोलेंगे सर्जिकल स्कार इंडोमेट्रियोसिस। आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद अगर सर्जिकल साइट पे अगर इंडोमेट्रियोसिस इंप्लांट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्जिकल स्कार इंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। सो क्या क्या सर्जरी हो सकता है सर, क्या क्या सर्जरी ये हो सकता है, तो जैसे कि मायोमेक्टोमी, मायोमेक्टोमी स्कार हो सकता है, ठीक है। हिस्टेक्टोमी स्कार हो सकता है, हिस्टेक्टोमी स्कार हो सकता है, या तो सी सेक्शन स्कार हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन का जो स्कार होगा, तो ये कुछ सर्जिकल स्कार है जहां पर इंडोमेट्रियोसिस का इम्प्लांटेशन होने का रिस्क रहेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, सर्जिकल स्कार इंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में फिर से एक बार, अगर सर्जिकल साइट पे इंडोमेट्रियल टिश्यू इंप्लांट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सर्जिकल स्कार इंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। क्लियर गाइस एवरीबॉडी। चलो सर हम डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे इसका, सो हम डायग्नोसिस करेंगे लैप्रोस्कोपी के थ्रू। सो अगर आपको पूछे व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द इंडोमेट्रियोसिस, देन योर आंसर वुड बी लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस इमेज में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये है ये क्या है, लैप्रोस्कोप है, और लैप्रोस्कोप से हम क्या कर रहे हैं सर, इस लैप्रोस्कोप से हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस रीजन में हम देख रहे हैं लैप्रोस्कोप से कि कहाँ पर इम्प्लांट किया हो, कहाँ पर एंडोमेट्रियल टिश्यू इम्प्लांट है, और हमको यहाँ पर दिख भी रहा है ना। तो क्या होगा आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इंडोमेट्रियोसिस के लिए, तो लैप्रोस्कोपी, और ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ इंडोमेट्रियोसिस। तो इंडोमेट्रियोसिस को स्टेजिंग किया गया है 4 टाइप्स में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। सो क्या है स्टेज 1? स्टेज 1 इज मिनिमल, स्टेज 2 इज माइल्ड, स्टेज 3 इज मॉडरेट एंड स्टेज 4 इज सीवियर। सो स्टेज 1 क्या है सर, सो मिनिमल, स्टेज 2 क्या है, माइल्ड, स्टेज 3 क्या है, मॉडरेट, है ना, और स्टेज 4 क्या है, सीवियर, सीवियर। सो क्या मतलब है सर, ये
माइल्ड, मिनिमल, मॉडरेट और सीवियर का। सो अगर इंडोमेट्रियल इम्प्लांट सुपरफिशियल लेवल पे है, ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर से इम्प्लांटेशन है, ज्यादा डीप लेयर में इम्प्लांटेड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये है स्टेज 1 या मिनिमल स्टेज ऑफ इंडोमेट्रियोसिस। सो स्मॉल सुपरफिशियल इम्प्लांट्स, स्मॉल एंड सुपरफिशियल इम्प्लांट्स, ठीक है। आफ्टर दैट माइल्ड में क्या होगा सर, सो माइल्ड में स्लाइटली डीपर, यानी कि थोड़ा सा और भी डीपर इम्प्लांट होगा। मिनिमल में हमने क्या पढ़ा, सुपरफिशियल लेयर पे होगा, माइल्ड में क्या होगा, थोड़ा सा डीपर होगा, थोड़ा सा डीपर इम्प्लांट होगा। सो स्लाइटली डीपर implants of endometrial tissue, ये मिनिमल में भी प्लीज आप लोग ऐड कर लीजिए, है ना। स्मॉल एंड सुपरफिशियल इम्प्लांट्स ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू। माइल्ड में क्या होगा, स्लाइटली डीपर इम्प्लांट्स ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू। सो मॉडरेट में हम क्या देखेंगे, मॉडरेट में पहले आपको एक चीज देखना है कि ओवेरी पे इम्प्लांट्स है या नहीं है। अगर ओवेरी पे इंडोमेट्रियल टिश्यू अगर इम्प्लांट हो जाए और वो सिस्ट जैसा हमको दिखने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चॉकलेट सिस्ट बोलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, चॉकलेट सिस्ट बोलेंगे, जैसे हम इस इमेज में हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर ये इम्प्लांट है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियल इम्प्लांट है, और ये क्या है सर, तो ये ओवेरी है, और ओवेरी पे क्या है, एंडोमेट्रियल इम्प्लांट है, ठीक है। और ये हमको कैसा दिख रहा है, तो सिस्ट टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, तो इसको हम बोलेंगे चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। तो हमको मॉडरेट में हमको क्या देखने को मिलेगा, या तो बायलैटरल ओवेरी में चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलेगा, या तो यूनिलैटरल ओवेरी में चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो बायलैटरल ओवरी में चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलेगा, या तो यूनिलैटरल ओवरी में चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलेगा। और यहां पर और क्या हमको देखने को मिलेगा सर, तो यहां पे हमको मिनी डीप लेयर इम्प्लांट्स देखने को मिलेगा, और यहां पर एडिशंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एडिशंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। एडिशंस हमको यहां पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। एडिशंस हमको यहां पे भी दिख सकते हैं, एडिशंस हम यहां पर भी देख सकते हैं। और सीवियर में क्या होगा सर, सो सीवियर में क्या होगा, तो सीवियर में जो चॉकलेट सिस्ट है ना, यहाँ पे जो हमने देखा है, हमने मॉडरेट में भी हमने देखा है कि यहाँ पे चॉकलेट सिस्ट होगा, और या तो ये यूनिलैटरल होगा, या तो ये क्या होगा, बायलैटरल होगा, या तो यूनिलैटरल होगा, या तो बायलैटरल होगा। और मेनी डीप लेयर इम्प्लांट्स इंडोमेट्रियल टिश्यू का इम्प्लांट्स क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा डीपर होगा, थोड़ा ज्यादा डीपर होगा। और सीवियर में क्या होगा, सीवियर में हमको लार्ज चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलेगा, लार्ज चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पे भी क्या होगा, मेनी डीप लेयर इम्प्लांट्स देखने को मिलेगा, मेनी डीप लेयर इम्प्लांट्स देखने को मिलेगा, मेनी डीप लेयर इम्प्लांट्स हमको देखने को मिलेगा यहां पे भी, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और चीज हम देख सकते हैं, यहां पर होगा सीवियर एडिशंस, ठीक है। सीवियर एडिशंस हमको देखने को मिलेगा। तो पहले तो हमको क्या देखने को मिलेगा सर, मॉडरेट में आपको देखने को मिलेगा लार्ज चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। उसके बाद मेनी डीप लेयर इम्प्लांट्स होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, मेनी डीप लेयर इम्प्लांट्स होगा, और फिर क्या होगा, सीवियर एडिशन होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखने को मिल सकता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा
सिम्टम्स, जब पेशेंट आपके पास आएंगे इंडोमेट्रियोसिस का कंप्लेन लेके, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए पहले तो आपको मोस्ट कॉमनली जो आपको देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, वो होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया, और किस टाइप का डिस्मेनोरिया सर? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। हमने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज टॉपिक में भी हम पढ़ा था। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। आफ्टर दैट हमको एडिनेक्सल मास देखने को मिल सकता है। एडिनेक्सल मास देखने को मिल सकता है, और पेशेंट जब आएंगे आपके पास तो वो इनफर्टिलिटी के कंप्लेन लेकर आ सकती हैं। इनफर्टिलिटी के कंप्लेन लेकर आ सकती हैं, और साथ ही साथ वहां पर डिस्पेरोनिया भी होगा। डिस्पेरोनिया, डिस्पेरोनिया का मतलब क्या होता है? डिस्पेरोनिया मीन्स पेनफुल सेक्स, है ना। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल विल बी हैविंग पेन, ठीक है। तो ये होगा डिस्पेरोनिया, और साथ ही मेनोरेजिया भी हमको देखने को मिल सकता है। मेनोरेजिया देखने को मिल सकता है, और हमको पेल्विक पेन, ऑब्वियसली पेल्विक पेन देखने को मिलेगा। पेल्विक पेन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर इस सिम्टम्स के साथ पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट हो रही है, आपके पास प्रेजेंट हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप एक डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं सिम्टम्स का। सिम्टम्स में क्या होगा सर? मोस्ट कॉमनली डिस्मेनोरिया होगा। डिस्मेनोरिया किस टाइप का डिस्मेनोरिया होगा सर? तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होगा। फिर एडिनेक्सल रीजन में मास देखने को मिलेगा, फिर इनफर्टिलिटी हो सकता है, फिर डिस्पेरोनिया। आप पूछेंगे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या आपको पेन होता है? तो पेशेंट बोलेंगे जी सर हमको पेन होता है। तो ये आपको एक प्रॉपर हेल्प कर सकता है आपको डायग्नोसिस कंफर्म करने में, ठीक है। और डिस्पेरोनिया का मतलब क्या होता है? पेनफुल सेक्स, ठीक है। और पेल्विक पेन ऑब्वियसली होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिल सकता है। तो सर हम मैनेजमेंट अब हम कैसे करेंगे इसका? मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? इंडोमेट्रियोसिस को मैनेजमेंट करने के लिए पहले तो हम एक सिंपली जो हम कर सकते हैं वो है हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर पेशेंट ओबीज है तो थोड़ा हम फूड कंट्रोल करने के लिए कहेंगे, उसके बाद थोड़ा योगा एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए कहेंगे, जिससे ओबेसिटी कम होगा, तो एस्ट्रोजन का लेवल भी उससे भी कम होगा। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ऑब्वियसली हम बोलेंगे करने के लिए, ठीक है। बट फिर हम क्या करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे सर? मेडिकल मैनेजमेंट में हम पहले यूज करेंगे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। ये क्यों करेंगे? बिकॉज पेशेंट इज हैविंग पेन, सो पेन रिलीफ के लिए, पेन रिलीफ के लिए हम क्या यूज करेंगे? NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम हार्मोनल थेरेपी देंगे। हार्मोनल थेरेपी में आप क्या देंगे? कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब आप देंगे तो इससे भी क्या होगा? पेशेंट को रिलीफ होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? उसके बाद जो हम करेंगे GnRH एगोनिस्ट हम देंगे, GnRH एगोनिस्ट। GnRH एगोनिस्ट में क्या होता है सर? जैसे कि गॉसरेलिन, नेफ्रेलिन, ऐसे कुछ ड्रग्स हम यूज करेंगे। तो GnRH एगोनिस्ट हम क्यों यूज करेंगे सर? GnRH एगोनिस्ट के लिए फॉर एग्जांपल ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से क्या हो रहा है? हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हो रही है, ठीक है। अब ये GnRH कहाँ पर आ रहा है? ये GnRH आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है FSH LH, है ना। अब FSH क्या कर रही है? एस्ट्रोजन बना रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे? हम GnRH एगोनिस्ट हम देंगे, बट GnRH एगोनिस्ट हम किस मेथड पे देंगे? तो अगर हम GnRH एगोनिस्ट को अगर हम कॉन्टिन्यूस मैनर पे अगर हम देते हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूस मैनर में अगर हम देंगे तो
क्या होगा सर, हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। जब हाइपोथैलेमस सप्रेस होगा तो जीएनआरएच का प्रोडक्शन कम होगा। जब जीएनआरएच का प्रोडक्शन कम होगा तो एलएचएफएसएच का प्रोडक्शन कम होगा। जब एलएचएफएसएच कम होगा तो ऑब्वियसली एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। तो इसलिए हम जीएनआरएच एगोनिस्ट हम यूज करेंगे। और साथ ही साथ जीएनआरएच एंटागोनिस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो जीएनआरएच एंटागोनिस्ट में क्या होगा सर, तो जीएनआरएच एंटागोनिस्ट में डायरेक्टली क्या होगा, ये जीएनआरएच को ब्लॉक कर देगा। जब जीएनआरएच को ब्लॉक कर देगा तो एलएचएफएसएच का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और फिर वहां पर से भी एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, तो और हम डायनोजोल हम यूज कर सकते हैं। डायनोजोल हम यूज कर सकते हैं। और ये डायनोजोल क्या है, तो डायनोजोल इज एंड्रोजेनिक ड्रग्स, एंड्रोजेनिक ड्रग्स। और डायनाजोल का जो प्रॉपर्टी जो होता है ना, इसमें एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी भी होता है, एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन को इनहिबिट करेगा या एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन को कम करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम एरोमेटेज इनहिबिटर, एरोमेटेज इनहिबिटर, एरोमेटेज इनहिबिटर में क्या यूज करेंगे, लैट्रोजोल, लैट्रोजोल हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखना है, अगर हम डायनाजोल यहां पर यूज कर रहे हैं ना, तो डायनाजोल का एक साइड इफेक्ट हो सकता है जो आपको पता है, वो क्या होगा, हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म। ठीक है, तो ये कुछ मेडिकल मैनेजमेंट है जो हम कर सकते हैं अगर मेडिकल मैनेजमेंट से भी ट्रीट नहीं हो रहा है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से भी अगर ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट, तो फिर हम लास्ट में हम क्या करेंगे, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट हम यूज करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट हम यूज करेंगे। और सर्जिकल मैनेजमेंट पे हम क्या करेंगे, तो सर्जिकल मैनेजमेंट पे पहले तो हम कंजर्वेटिव सर्जरी हम करेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब क्या हुआ, लैप्रोस्कोपिक एक्सीजन कर देंगे। ठीक है, और एब्लेशन हम कर देंगे, लैप्रोस्कोपिक एक्सीजन और एब्लेशन ऑफ एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स, एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स। ठीक है, वही बट डीप लेयर में होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे सर, कंजर्वेटिव सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक एक्सीजन करेंगे या तो हम एब्लेशन करेंगे। किसका, सो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स का, एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स का। ठीक है, आफ्टर दैट डेफिनेटिव सर्जरी भी होता है। डेफिनेटिव सर्जरी में क्या होता है, सो डेफिनेटिव सर्जरी में हम हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं। हिस्टेरेक्टोमी विथ, अगर डीप इम्प्लांट्स है और सीवियर इंडोमेट्रियोसिस है और अगर ओवेरी पे है तो हम ओफेरेक्टोमी भी हम कर सकते हैं। ओफेरेक्टोमी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सो हिस्टेक्टोमी विथ ओफेरेक्टोमी भी हम कर सकते हैं, या तो हम सिस्टेक्टोमी भी हम कर सकते हैं, सिस्टेक्टोमी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ अगर आ रही है तो फिर आप क्या करेंगे, इनफर्टिलिटी के साथ अगर पेशेंट आ रही है, सो इनफर्टिलिटी के साथ अगर पेशेंट आ रही है तो पहले तो आप, अगर माइल्ड इंडोमेट्रियोसिस है, अगर माइल्ड इंडोमेट्रियोसिस है तो फिर आप क्या करेंगे, क्लोमिफेन सिट्रेट आप देंगे। ठीक है, वही अगर पेशेंट फिर भी क्लोमिफेन सिट्रेट देने के बावजूद भी हम कितने साइकिल तक देंगे, 3 साइकिल तक देंगे। ठीक है, और फिर भी अगर पेशेंट कंसीव नहीं कर रही है, अगर फिर भी स्टिल पेशेंट नॉट कंसीव, स्टिल पेशेंट नॉट कंसीव, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आईवीएफ हम प्लान करेंगे। ठीक है, आईवीएफ हम प्लान करेंगे। और अगर फीमेल
अगर फीमेल डायरेक्ट सीवियर इंडोमेट्रियोसिस के आपके पास आ रही है, अगर फीमेल डायरेक्टली सीवियर इंडोमेट्रियोसिस के साथ पेशेंट आपके पास डायरेक्ट आ रही है, तो फिर हम कॉल्मिफेन साइटेट देकर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आईवीएफ के लिए हम प्लान करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये कुछ मैनेजमेंट थी जो आपको समझ आ गया। ठीक है, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट हम लिख लेते हैं इसको, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट ड्यू टू इंडोमेट्रियोसिस, है ना। अब हम एक और चीज देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो है एग्जामिनेशन फाइंडिंग। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। सर एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे? तो पहले तो हमको रेट्रोवर्टेड यूट्रस देखने को मिल सकता है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस देखने को मिल सकता है। फिर क्या होगा? फिर इनलार्ज एडिनेक्सा देखने को मिल सकता है। तो इनलार्ज एडिनेक्सा क्यों होगा? क्योंकि एंडोमेट्रियोमा प्रेजेंट होगा। एंडोमेट्रियोमा क्या होता है? जो चॉकलेट सिस्ट जो हमने पढ़ा था वही होता है एंडोमेट्रियोमा, उसको हम एंडोमेट्रियोमा भी हम बोल सकते हैं, ड्यू टू एंडोमेट्रियोमा, है ना। अगर एंडोमेट्रियोमा है तो हमको इनलार्ज एडिनेक्सा देखने को मिलेगा। और सर इसमें WBC का लेवल क्या होगा? WBC का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या नॉर्मल होगा? तो WBC इसमें नॉर्मल रहता है। ठीक है, ESR का लेवल क्या होता है? ESR नॉर्मल होगा। हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो ESR नॉर्मल मिलेगा या इंक्रीज मिलेगा या डिक्रीज मिलेगा, तो ये भी हमको नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, बट एक और चीज जो आपको पता है, CA-125, अगर आप चेक करें CA-125 का, तो ये आपको एलिवेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, और CA-25 कहां कहां पर एलिवेटेड होता है? तो CA-125 ऑल्सो एलिवेटेड इन पेल्विक टीबी। अगर पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस है तो CA-125 का लेवल इंक्रीज देखने को मिल सकता है, PID में इंक्रीज देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ फाइब्रॉइड्स में भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली कहां पर देखने को मिलता है सर? सो ओवेरियन कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा में मोस्टली देखने को मिलता है। सो ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए तो ट्यूमर ही CA-125 है, ये आपको पता ही है, बट और भी कुछ कंडीशंस है जहां पर देखने को मिल सकता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा पेल्विक टीबी, PID, फाइब्रॉइड्स और ओवेरियन कार्सिनोमा को तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए इंडोमेट्रियोसिस के बारे में। अगर आपको इतना पता है तो ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इंडोमेट्रियोसिस के रिगार्डिंग। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।